हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। जो मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा के उपागम के लिए कौन सा जो होगा उपयुक्त होगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका वैयक्तिक अनुदेशन, दूसरा है त्वरण उपागम, तीसरा है संवर्धन उपागम और चौथा है उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो मंदित मना यानी कि जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा हेतु कौन सा उपागम जो है उपयुक्त कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका वैयक्तिक अनुदेशन, यानी कि आपका जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दूसरा है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और चौथा दिया है आपका, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका गलत होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकास जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यही जो होगा आपका यहाँ पे गलत कथन होगा, है ना। विकास क्या है, एक मात्रात्मक प्रक्रिया दिया है, वो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट जो शरीर के गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं याद रखिएगा, गुणात्मक, है ना, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जो विकास के अंतर्गत आते हैं ना। जबकि जो आपका सीखना हुआ ये सभी जो होते हैं व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। और वृद्धि क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है, ये आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। लेकिन हमें यहाँ पे गलत बताना है, तो क्या हो जाएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये आपका रॉन्ग है। क्योंकि विकास जो है एक तरह का गुणात्मक प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है मूल्य, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है रुचि और चौथा है आपका अभिक्षमता, है ना। तो क्षेत्र विशेष में जो बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को क्या कहेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे अभिक्षमता, है ना। अभिक्षमता जो होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को बताता है। तो यहाँ पे आपका अभिक्षमता जो होगा यानी कि एप्टीट्यूड जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, है ना। अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत है उसको किन्होंने दिया है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मैकडूगल, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा ऑप्शन है सिम्पसन और चौथा है आपका विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके मैकडूगल, है ना। मैकडूगल ने जो है आपके मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया है। कितने सिद्धांत दिए हैं, तो आपके 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, मैकडूगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है ना। जो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है, उसी की तरह सिमिलर है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
पहला ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेगात्मक गामक अवस्था। तो ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है ना। कौन सा जो होगा व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है फ्रायड, दूसरा है आपका कैटल, तीसरा ऑप्शन है आलपोर्ट और चौथा है आइसेक। तो इनमें से कौन सा जो होगा व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे फ्रायड, है ना। फ्रायड जो है आपके व्यक्तित्व के गुण से संबंधित नहीं है क्या? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रायड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रायड तो ये किससे संबंधित है? तो ये फ्रायड जो है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक, याद रखिएगा मनोविश्लेषणात्मक, है ना, विश्लेषणात्मक, है ना, विश्लेषणात्मक से संबंधित है। तो यहाँ पे फ्रायड जो है वो व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से नहीं बल्कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्व से संबंधित सही है ना। जो सृजनात्मकता के तत्व से सही संबंध होगा वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से जो होंगे वो सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रवाह, दूसरा है विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। दूसरा ऑप्शन है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तीसरा ऑप्शन दिया है बारंबारता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। और चौथा दिया है आपका प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता और विस्तारण, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपके समूह के सृजनात्मकता के तत्व में सही संबंध रखता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो वो हो गया आपके यहाँ पे प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, है ना। ये जो होते हैं आपके सृजनात्मकता के समूह के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण जो होंगे आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड, है ना, ये फ्रायड लिखा गया है, फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया जाता है ना। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक 4-5 साल के बालक जो है उसमें अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना जो है विकसित हो जाती है। तो बालक के इस व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसे फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे परामहम, दूसरा है नार्सिसिज्म, तीसरा ऑप्शन दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स और चौथा दिया है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति प्रेम की भावना जो है उनमें ज़्यादा विकसित होने लगती है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रा के बारे में भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है कि पिता जो होता है यानी पिता जो है अपनी पुत्री, है ना, पुत्री के प्रति जो है क्या है अधिक जो है प्रेम की भावना क्या होती है विकसित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत रखते हैं ना, जिसमें लड़की जो होती है वो अपनी माता की अपेक्षा क्या है पिता से अधिक लगाव रखती है, उनसे अधिक प्रेम
रखती है ना, तो उसे हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में रखते हैं। ऐसा किन्होंने कहा, फ्रायर द्वारा कहा गया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, जिसमें जो बालक होता है पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना जो है रखता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है ना। कौन सा जो है नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है सादृश्यता का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो है अपने 5 गौण नियम दिए थे। कितने दिए थे, 5 जो है आपके गौण नियम दिए गए हैं, जिनमें आपका क्या आता है, पहला जो है आपका प्रतिक्रिया है ना, प्रतिक्रिया का नियम क्या है, प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे जान लेते हैं कि पहला प्रतिक्रिया नियम, दूसरा है आपका मनोवृत्ति का नियम है ना, मनोवृत्ति, तीसरा जो है आपका आंशिक क्रिया का नियम, क्या है, आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है आपका सादृश्यता का नियम, क्या है, सादृश्यता है ना, सादृश्यता का नियम, और फिफ्थ था आपका यहाँ पे साहचर्य नियम। कौन सा था, साहचर्य है ना, साहचर्यता का नियम जो था वो आपका फिफ्थ था। तो यहाँ पे हमें कौन सा जो शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, यही जो है आपके गौण नियम में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपके शामिल है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है ना। यदि कोई व्यक्ति जो है स्कूटर चलाने वाला है ना और कार चलाना सीखते समय उसके जो पूर्व के अनुभव है कि किस तरह से हम स्कूटर चलाते थे और हम कार चलाने में उसको हम किस तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस तरह से सहायक होता है, ये आपसे यहाँ पे इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण है, दूसरा है धनात्मक अंतरण है, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण और चौथा है आपका द्विपार्श्विक अंतरण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व यानी कि आपका वर्टिकल ट्रांसफर है, क्या है आपका वर्टिकल ट्रांसफर है ना, इसको याद रखिएगा। ये आपका वर्टिकल ट्रांसफर जो होता है किसी व्यक्ति में जो पूर्व अनुभव में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऊर्ध्व अंतरण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण यानी कि आपका कम्युनिकेशन से संबंधित आपकी जो अक्षमता यानी कि आपकी डिसेबिलिटी है वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है डिस्फेशिया, दूसरा है आपका डिसप्रेशिया, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया और चौथा ऑप्शन दिया है डिसकैलकुलिया। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से संबंधित जो समस्या है या आपकी जो डिसेबिलिटी है वो किससे संबंधित है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका डिसफेसिया है ना। डिसफेसिया जो होती है वो किससे संबंधित है, आपके संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से संबंधित एक तरह की क्या है, डिसेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा डिसफेसिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चा जो है अपने भाव अपने विचारों को रखने में क्या है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो ऑप्शन ए आपका डिसफेसिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है ना, कौन सी शिक्षण विधि जो है आपकी प्रजातांत्रिक नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है सहभागी विधि, तीसरा ऑप्शन दिया है व्याख्यान विधि और चौथा है सामूहिक परिचर्चा।
तो कौन सी शिक्षण विधि यानी कि कौन सी जो टीचिंग मेथड है वो प्रजातांत्रिक नहीं है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे व्याख्यान विधि, है ना, यानी कि लेक्चर मेथड जो है आपका शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है ना। ब्लूम के जो वर्गीकरण है उसके भावात्मक पक्ष के स्तर से कौन सा जो है संबंधित नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है व्यवस्थापन, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है आग्रहण और चौथा है ज्ञान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका ज्ञान, यानी कि नॉलेज जो है आपका ज्ञान ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से स्तर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे ज्ञान जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है ना। शिक्षण के जो स्तर नहीं है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका परावर्ती स्तर, दूसरा है आपका अभिप्रेरणा स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर और चौथा है अवबोध स्तर। तो कौन सा जो है आपके शिक्षण के स्तर से संबंधित नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो शिक्षण स्तर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको पहला आता है आपका स्मृति, है ना, स्मृति जो है आपके शिक्षण स्तर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका अवबोध, ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो है आपका चिंतन, है ना, चिंतन को हम एक और नाम से जानते हैं परावर्ती, क्या, परावर्ती स्तर, परावर्ती स्तर के नाम से ये जो होते हैं ये तीनों क्या है आपके शिक्षण स्तर से संबंधित होते हैं ना। शिक्षण के कितने स्तर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 3 स्तर है, याद रखिएगा 3 स्तर, जिसमें आपका स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर और तीसरा है चिंतन या परावर्ती स्तर। तो इनमें से कौन सा जो होगा इन चारों ऑप्शन में से आपका शिक्षण का स्तर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका अभिप्रेरणा स्तर, यानी कि आपके जो मोटिवेशनल लेवल है वो आपके शिक्षण स्तर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खाली स्थान के बीच की संगति है। जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उद्दीपन और किसके बीच की जो है एक संगति है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पूर्व अनुभव, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है अनुक्रिया और चौथा ऑप्शन दिया है आपका पशु। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वो होगा आपका अनुक्रिया, है ना। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की एक संगति होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके प्रीवियस टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।